Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying chemical symbols and properties of elements, compounds and mixtures. In this lecture we will study about carbon element and its compound. Now start the lecture and understand about carbon. See, the chemical symbol of carbon is 6 and the atomic number of carbon is 6, right? So the chemical symbol of carbon is C and the atomic number of carbon is 6. If we write the electronic configuration of carbon, then this is 1s2, 2s2, 2p2, right? So this is the k orbit, or we can say that k cell हो जाएगी, और ये कौन सी हो जाएगी, p cell हो जाएगी, and this is the outermost cell of the electronic configuration of carbon. अब कार्बन की जो outermost cell है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है. तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है. तो एक तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो ज़्यादा होती है, साथ ही साथ कार्बन हैज़ अ चेन प्रॉपर्टी, राइट. देयरफॉर कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, राइट. तो कार्बन के जो कंपाउंड है क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं. चेन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि कार्बन इस तरीके से एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ता चला जाता है. या फिर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन से जो चार एटम है वो क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं. तो कार्बन इस तरीके की क्या करता है, लंबी लंबी जो है श्रृंखलाएं बनाता है. इसीलिए देयर आर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच इज प्रेजेंट इन आवर वर्ल्ड, राइट. तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है. तो जो चेन प्रॉपर्टी पाई जाती है और कार्बन की वैलेंसी भी क्या होती है, 4 होती है. ये दोनों रीजन की वजह से ही जो कार्बन के कंपाउंड की संख्या है वो बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है, राइट. साथ ही साथ कार्बन क्या है, एक नॉन मेटेलिक क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा. और जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कार्बन जो है अवश्य रूप से पाया जाता है. इस तरीके से दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, कार्बन एलिमेंट हो जाएगा, राइट. तो मैं आपको अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, राइट. जो कार्बन है, कार्बन का केमिकल सिंबल क्या होता है, द केमिकल सिंबल ऑफ कार्बन इज C, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6. देयरफॉर कार्बन हैज वैलेंसी, राइट. कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है. आल्सो कार्बन शोज द चेन प्रॉपर्टी, राइट. चेन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है लॉन्ग चेन्स को क्या करती है, फॉर्म करती है. Therefore, there are huge number of carbon compounds in our world. तो कार्बन के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं. ये नॉन मेटल जो कार्बन है ये नॉन मेटेलिक क्या होता है, एलिमेंट होता है. साथ ही साथ सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कार्बन अवश्य रूप से पाया जाता है, राइट. कार्बन का एक और यहाँ पर अगर हम देखें एक जो गुण है वो क्या हो जाएंगे, कार्बन के एलोट्रोप्स भी जो हैं पाए जाते हैं. अब एलोट्रोप्स क्या होते हैं, देखिए एलोट्रोप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनका एलोट्रोप्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, राइट. तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, उनको ही क्या कहा जाता है, एलोट्रोप्स कहा जाता है. और कार्बन के एलोट्रोप्स को अगर हम पढ़ें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन के जो 3 एलोट्रोप्स हो जाएंगे जिसमें एक क्या हो जाएगा, डायमंड हो जाएगा, फिर दूसरा ग्रेफाइट हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा. एंड यहाँ से 5 मार्कर जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है और पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया है. सो लेट्स स्टडी अबाउट डायमंड. देखिए डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, राइट. डायमंड इज द हार्डेस्ट मेटल, राइट. उसका कारण समझते हैं हम यहाँ पर. देखिए डायमंड जो है हार्डेस्ट मेटल होती है, उसका कारण डायमंड का क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा. डायमंड में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर.
और ये जो रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द रीजन फॉर द हार्डनेस इन द डायमंड, राइट। तो यहाँ पर हमें पता है कि डायमंड इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, राइट। और उसका रीजन क्या हो जाएगा, रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, राइट। तो ईच कार्बन एटम इन डायमंड इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और इसी रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से ही कार्बन जो है हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, और कार्बन जो है एक्सट्रीमली क्या होता है, हार्ड होता है, राइट। तो एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली मेटल्स आर हार्ड, परंतु डायमंड क्या है कि नॉन मेटल होता है, एंड डायमंड इज अ मोस्ट हार्डेस्ट मेटल, राइट। साथ ही साथ कार्बन जो डायमंड होता है वो कैसा होता है, लेस रिएक्टिव भी होता है शायद। तो ये लेस रिएक्टिव होता है अर्थात इजीली दूसरी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है, राइट। और साथ ही साथ इससे होकर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी नहीं हो पाता है, तो ये वेट कंडक्टर होता है। अब डायमंड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, राइट। डायमंड इज मोस्टली यूज्ड इन ज्वेलरी, राइट। तो अगर बड़ा डायमंड है तो उसको म्यूजियम में रखा जाता है, राइट। और जो डायमंड की पीसेज होते हैं उनकी ज्वेलरीज बनाई जाती है। इसके अलावा भी सिंस जो डायमंड होता है उसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है, देयरफॉर जो रॉक्स होती हैं, राइट, हार्ड रॉक्स होती हैं, उनकी ड्रिलिंग में डायमंड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्लास को काटने में भी डायमंड का प्रयोग किया जाता है। सो इस तरीके से अगर डायमंड के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्कर में, सो वी कैन राइट दिस, राइट। तो डायमंड के बारे में अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्क्राइब डायमंड, देन वी कैन राइट द आंसर, right. Diamond is the allotrope of carbon. Diamond is the hardest element known, right. So diamond is the known hardest element on the earth, and the reason for the hardness in the diamond is the rigid 3 dimensional structure, right. In diamond each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms to form a rigid 3 dimensional structure, और इसी 3 dimensional rigid structure की वजह से जो कार्बन है वो हार्डेस्ट क्या है, मटेरियल है ऑन अर्थ। साथ ही साथ जो कार्बन होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, एंड कार्बन इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन का जो प्रयोग है वो ज्वेलरी में किया जाता है, रॉक कटिंग में डायमंड का प्रयोग किया जाता है, एज वेल एज ग्लास कटिंग में भी जो है डायमंड का प्रयोग किया जाता है, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेफाइट। सी ग्रेफाइट इज आल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, राइट। ग्रेफाइट का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, राइट। जो पेंसिल की निब होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। आल्सो ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट। अब ग्रेफाइट जो है लुब्रिकेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण हो जाएगा ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, राइट। सो ग्रेफाइट इज अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज द एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स ऑन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे, राइट। अगर हम देखें तो डायमंड में एक एटम 4 अन्य एटम से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, और एक 3 डायमेंशनल रिजिड स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट होता है। बट ग्रेफाइट में क्या होता है, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स ऑन द सेम प्लेन, और यहां पर क्या बनता है, हेक्सागोनल एरे बनता है। और जो हेक्सागोनल एरे होता है इसके बीच में एक वीक वांडरवाल्स फोर्स जो है एक्टिव होता है, राइट। सो इन ग्रेफाइट अ वीक वांडरवाल्स फोर्स इज exerted between the layers of hexagonal carbon, राइट। और इस जो वीक वांडरवाल्स फोर्स है इसकी वजह से ही ग्रेफाइट की एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या होती है, स्लाइड करती है, एंड दिस इज द रीजन फॉर द ग्रेफाइट टू बी यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, राइट।
अब जो ग्रेफाइट है उसकी दूसरी विशेषता क्या होती है कि ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटेलिक, राइट, ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और चूंकि दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ दिस इज लेस केमिकली रिएक्टिव, राइट, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या है वो हाई होता है, दैट इज व्हाई इसका यूज जो है क्रूसिबल्स में भी किया जाता है। जो पेंसिल है वो भी लेड ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का प्रयोग मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर प्लांट में किया जाता है। सो ये भी 5 मार्कर जो है पूछा जा सकता है, राइट। तो यदि 5 नंबर में पूछा जाए, राइट, डिस्क्राइब द ग्रेफाइट या प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट, सो वी कैन राइट द आंसर एज, सी द फर्स्ट इज graphite. See, graphite is the allotrope of carbon, right? And in graphite, each carbon atom, right? Each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms on the same plane, giving a hexagonal array, right? और इस hexagonal जो array होता है, इसी के बीच में the weak van der Waals force is exerted. Therefore, जो hexagonal एरे होता है वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, और इसी वजह से जो हेक्सागोनल एरे होता है वो स्लाइड स्मूथली ओवर क्या होता है, ईच अदर होता है। यही कारण है कि ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, राइट। अब यूजेज में हम अगर इसके देखें, सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट, देयरफॉर ग्रेफाइट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स। फिर ये केमिकली लेस केमिकली रिएक्टिव होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, देयरफॉर दिस इज यूज्ड इन मेकिंग क्रूसिबल्स होता है, राइट। इसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेफाइट इज आल्सो यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर प्लांट, राइट। नाउ वी विल स्टडी सम अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। अब हम यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कार्बन है, कार्बन के 2 तरीके के कंपाउंड होते हैं, एक क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या हो जाएगा नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कार्बन के ऑर्गेनिक एवं नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैथेन, राइट। सो मैथेन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, राइट। सो मैथेन इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। जो मैथेन गैस है, मैथेन गैस इज द मेन इंग्रेडिएंट, राइट, इन नेचुरल गैस एंड क्या हो जाएगा, बायोगैस हो जाएगा, राइट। तो चाहे नेचुरल गैस हो या बायोगैस हो, स्पेशली अगर हम देखें तो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, मेथेन गैस ही होता है। साथ ही साथ क्या हो जाएगा, नेचुरल गैस में भी जो है मेथेन ही होता है, राइट। सो पहला पॉइंट तो यही है, मेथेन गैस इज द मेन इंग्रेडिएंट इन नेचुरल गैस एज वेल एज बायोगैस। बायोगैस में जो मैक्सिमम परसेंटेज होता है वो मेथेन गैस का ही होता है। तो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट हो जाएगा वो भी मेथेन होता है और नेचुरल गैस में भी जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मेथेन गैस ही होता है। मेथेन गैस जो पेट्रोलियम ब्लॉक्स होते हैं या कोल ब्लॉक्स होते हैं उनमें पाई जाती है, राइट। और जब मेथेन की रिएक्शन एयर से होती है इन कोल माइंस तो उससे एक्सप्लोजन्स होते हैं, राइट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फायर डंप भी कहा जाता है, राइट। सो द मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड एयर इन कोल माइंस causes सीवियर एक्सप्लोजन, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फायर डंप भी कहते हैं। तो मेथेन बायोगैस नेचुरल गैस का मेन इंग्रेडिएंट या कंपोनेंट्स होता है, इसको फायर डंप कहते हैं क्योंकि यह एयर के साथ में रिएक्शन करती है और कोल माइंस में ब्लास्ट के लिए या एक्सप्लोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेथेन का प्रयोग जो है फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। मेथेन क्या हो जाएगी, ग्रीन हाउस गैस होती है और मेथेन गैस जो रिलीज होती है वो एक तो कहाँ से हो जाएगी, कोल माइन से हो जाएगी। कोल माइन से मेथेन गैस रिलीज होती है, राइट।
उसके बाद में जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, राइट, जैसे बफेलो हो जाएगी, तो रूमिनेंट एनिमल्स के मुंह से भी जो है मेथेन गैस निकलती है। आफ्टर दैट जो पेडी क्रॉप होती है, राइट, वहां से भी मेथेन गैस जो है निकलती है। तो मेथेन गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस, राइट, विच इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे क्या हो जाएगा, पेडी फील्ड्स हो जाएगा और एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री में जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके मुख से मेथेन गैस निकलती है, जो पेडी फील्ड्स होते हैं उनसे मेथेन गैस निकलती है, और ये ग्रीन हाउस गैस होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC के नाम से भी जाना जाता है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर कॉल्ड फ्रीऑन्स। देखिए जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर्स में रेफ्रिजरेशन के लिए जो है CFC का प्रयोग किया जाता है। तो रेफ्रिजरेटर्स में रेफ्रिजरेशन के लिए, राइट, रेफ्रिजरेशन के लिए जो है CFC का प्रयोग किया जाता है, राइट, और इनको क्या कहते हैं, फ्रीऑन गैस भी कहते हैं। तो जो फ्रीऑन है या क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये ओजोन लेयर में डिप्लीशन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। उसका कारण क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, राइट। इसीलिए मॉन्ट्रो जो प्रोटोकॉल हुआ था उसमें एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जिससे जो CFCs हैं उनको क्या किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन का एटम होता है, राइट, वो ओजोन के कई एटम्स को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए CFCs का जो लिमिटेड यूज किया जाना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC से दर्शाया जाता है, इनको फ्रीऑन्स भी कहते हैं, और CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन के लिए किया जाता है, राइट। और ये जो CFCs होते हैं ये ग्रीन हाउस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, राइट, और साथ ही साथ क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरो एटम होता है, राइट, क्लोरीन का एटम होता है, वो बड़ी संख्या में ओजोन एटम को डिस्ट्रॉय कर देता है। देयरफॉर CFCs आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन इन ओजोन लेयर, राइट। और ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो जाएगी तो उसका जो सन से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस हैं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। देयरफॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है जिसके माध्यम से CFC के यूजेस को लिमिट किया जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, मस्टर्ड गैस हो जाएगा। देखिए दिस गैस इज कलरलेस एंड थिक लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। तो जो मस्टर्ड गैस होती है वो कलरलेस होती है और थिक लिक्विड होता है कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, राइट। ये जो गैस है, दिस गैस स्मेल, इट्स स्मेल इज लाइक मस्टर्ड। तो इस गैस की जो स्मेल है वो मस्टर्ड के समान होती है, देयरफॉर दिस गैस इज नोन एज मस्टर्ड गैस। तो दिस गैस इज कलरलेस एंड थिक लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, और इसकी जो स्मेल होती है वो मस्टर्ड के समान होती है, देयरफॉर दिस इज नोन एज मस्टर्ड गैस। और जो मस्टर्ड गैस होती है ये बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, टॉक्सिक होती है, टॉक्सिक होती है, राइट, जो कि स्किन का नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। साथ ही साथ ब्लिस्टर्स के लिए भी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मस्टर्ड गैस इज सो टॉक्सिक गैस विच कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन, और इसका प्रयोग वर्ल्ड वार में बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था, राइट। तो मस्टर्ड गैस वाज यूज बाय जर्मन आर्मी अगेंस्ट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वार फर्स्ट। क्लियर? तो यहाँ पर मस्टर्ड गैस से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब टीयर गैस, इससे भी 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो देखिए जो टीयर गैस होती है, टीयर गैस इज अ नॉन टॉक्सिक गैस विच कॉजेज इरिटेशन इन द आईज एंड नॉस्ट्रिल्स एक्सेट्रा, राइट। तो जो टीयर गैस होती है ये नॉन टॉक्सिक होती है, अर्थात ये शरीर पर उतना जो है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती है, राइट। तो टीयर गैस इज अ नॉन टॉक्सिक गैस, बट दिस गैस
causes irritation in eyes, right, and nostrils। इसीलिए इसका प्रयोग जो है आर्म फोर्सेस के द्वारा या पुलिस फोर्सेस के द्वारा जो क्राउड मैनेज है, तो क्राउड के मैनेज के लिए, टू मैनेज द क्राउड, पुलिस फोर्सेस यूज द टीयर गैस, राइट, क्योंकि जैसे टीयर गैस छोड़ी जाती है तो इससे आइस में और नोस्ट्रल्स में इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से जो क्राउड होती है वो क्या हो जाती है, सब तितर बितर हो जाती है, राइट। टीयर गैस का जो फर्स्ट यूज किया गया था वो भी कहां पर किया गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, राइट। तो मस्टर्ड गैस वाज आल्सो यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज अ वेपन। आल्सो टीयर गैस वाज आल्सो फर्स्टली यूज्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जिससे इरिटेशन होता है आइस में और नोस्ट्रिल्स में, राइट, और इसका प्रयोग पुलिस फोर्सेस के द्वारा क्राउड को मैनेज करने में किया जाता है। देन नेक्स्ट इज क्लोरोफॉर्म। The chemical formula of chloroform is CHCI3. So the chemical formula of chloroform is CHCI3. जो क्लोरोफॉर्म होता है ये कलरलेस, राइट, वोलेटाइल एंड थिक क्या होता है, लिक्विड होता है। सो क्लोरोफॉर्म इज अ कलरलेस, वोलेटाइल एंड थिक लिक्विड whose vapor is inhaled and causes anesthesia। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोवाइड करता है। अब एनेस्थीसिया क्या होता है, राइट, कुल मिलाकर जैसे ही इसको सूंघा जाता है तो जो कॉन्शियसनेस है वो गायब हो जाती है, व्यक्ति क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को सर्जरी से पहले दिया जाता है ताकि सर्जरी आसानी से हो पाए, राइट। तो क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला होता है CHCI3। क्लोरोफॉर्म इज कलरलेस, वोलेटाइल, थिक लिक्विड, राइट, और जैसे ही इसकी वपूर को इनहेल किया जाता है इस कॉजेज एनेस्थेटिक, राइट, इट कॉजेज एनेस्थेटिक इफेक्ट हो जाएगा। और एनेस्थेटिक इफेक्ट्स के लिए इसको सर्जरी से पहले पेशेंट को दिया जाता है। तो जैसे ही पेशेंट क्लोरोफॉर्म को इनहेल करता है, राइट, तो उसकी बॉडी से जो कॉन्शियसनेस है वो चली जाती है और सर्जरी जो है वो आसानी से हो जाती है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म CHI3। आयोडोफॉर्म इज अ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन क्या होता है, सॉलिड होता है। तो आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला हो जाएगा CHI3। ये येलो कलर्ड क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, राइट, और इसको ट्राई आयोडो मेथेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका प्रयोग किस रूप में करते हैं हम, डिसइंफेक्टेंट के रूप में। देखिए, एंटीबायोटिक को ओरली कंज्यूम किया जाता है, फिर एंटीसेप्टिक को स्किन पर या वुंड्स पर अप्लाई किया जाता है, और डिसइंफेक्टेंट से जो टेबल है, फर्श है, उसको जो माइक्रोबियल्स फ्री बनाया जाता है, राइट। तो आयोडोफॉर्म का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। 3 मार्कर के लिए इतनी जानकारी हमें याद पता होनी चाहिए। आयोडोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला CHI3 होता है। आयोडोफॉर्म इज अ येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, राइट। It is also known as triiodomethane, or this is used as a disinfectant, right? Next is carbon tetrachloride। कार्बन टेट्राक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला होता है CCl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, CCl4 होता है। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कलरलेस वोलेटाइल क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो इट इज कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड। इसका जो जाना जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन के नाम से जाना जाता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज अ कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, और इसको इट इज आल्सो नोन एज टेट्राक्लोरोमीथेन। अब जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है ये क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, और हैवियर देन क्या होता है, एयर होता है। ये एयर से हैवी होता है और इनफ्लेमेबल होता है। इसीलिए कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट हो, यदि शॉक सर्किट की वजह से अगर आग लगती है तो वहां पर कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग फार्मन एक्सटिंग्विनाइजर्स के रूप में किया जाता है। क्योंकि देखिए, अगर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक क्या है, इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं,
और यहाँ पर अगर हमने पानी से आग बुझाने की कोशिश की या किसी दूसरे तरीके से, सो जो वाटर होता है उसमें आयंस हो सकते हैं, तो हो सकता है कि वाटर से अगर हम आग बुझाएंगे तो उससे पूरा का पूरा सर्किट जो है डैमेज हो सकता है। इसीलिए अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग फायर एक्सटिंग्विनाइजर्स के रूप में किया जाता है, राइट। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4, ये कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होता है, राइट। इसे टेट्राक्लोरोमीथेन भी कहते हैं। ये इनफ्लेमेबल होता है और एयर से क्या होता है, हैवियर होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, राइट, या शॉर्ट सर्किट की वजह से जब भी फायर लगती है या फायर कैचेस होती है तो वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जो इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी है जो कि मध्य प्रदेश में हुई थी वो मिथाइल आइसोसाइनाइड से ही जुड़ी हुई है। देयरफॉर इसका केमिकल फार्मूला आपको पता होना ही चाहिए। सो मिथाइल आइसोसाइनाइड का केमिकल फार्मूला होता है C2H3NO और CH3, राइट, CH3NCO हो जाएगा, राइट। सो द केमिकल फार्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड इज C2H3NO और CH3NCO हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड इज टॉक्सिक गैस, राइट। मिथाइल आइसोसाइनाइड इज टॉक्सिक गैस। और जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है जिसको MIC भी कहते हैं, राइट, इट इज इंटरमीडिएट केमिकल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड की मैन्युफैक्चरिंग में ये एक इंटरमीडिएट केमिकल होता है और मध्य प्रदेश में इंसेक्टिसाइड की प्रोडक्शन के लिए इंटरमीडिएट केमिकल के रूप में मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्लांट था, जिसमें से 2 दिसंबर को MIC या मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस क्या हुई थी, लीक हुई थी। और इस जो प्लांट था उसके चारों ओर जितने भी लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा इससे क्या हुए थे, इफेक्ट हुए थे। क्योंकि ये टॉक्सिक गैस है, इस वजह से रेस्पिरेशन सिस्टम जो है बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गया था और कई लोगों की जान चली गई थी, राइट। तो ये 3 मार्कर के लिए हमको इसको प्रिपेयर करना है, राइट। द केमिकल फार्मूला ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड इज C2H3NO और CH3NCO हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड इज टॉक्सिक गैस, राइट। और ये भोपाल गैस ट्रेजेडी में, राइट, इन भोपाल गैस ट्रेजेडी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक्ड इन 2 दिसंबर और इसी की वजह से ये इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड का यूज कहां पर किया जाता है, इट इज इंटरमीडिएट केमिकल इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इथाइल एल्कोहल हो जाएगा या जिसको क्या कहा जाता है, एथोनॉल कहा जाता है। तो इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है। और जो इथाइल एल्कोहल है वो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो इथाइल एल्कोहल रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा। और जो इथाइल एल्कोहल है इसको एथेनॉल भी कहा जाता है। जो जितनी भी एल्कोहलिक सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, वाइन हो जाएगा, विस्की हो जाएगा, राइट, उन सब में एल्कोहल जो है इंपॉर्टेंट क्या होता है, सब्सटेंसेस होता है। तो एल्कोहलिक सब्सटेंसेस में जो इथाइल एल्कोहल होता है वो इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है। साथ ही साथ जो इथाइल एल्कोहल है ये क्या होता है, गुड सॉल्वेंट होता है। इसीलिए इसका यूज जो है मेडिसिन में भी किया जाता है, जैसे टिंचर आयोडाइन हो जाएगा, कफ सिरप हो जाएगा और क्या हो जाएगा, टॉनिक हो जाएगा। तो एथिल एल्कोहल या एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसको एथेनॉल कहा जाता है। और सभी एल्कोहलिक सब्सटेंसेस में ये मेन कंपोनेंट होता है, इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसके अलावा टिंचर आयोडीन में, कफ सिरप में और टॉनिक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ग्लिसरीन हो जाएगा। ग्लिसरीन का आयुपैक नाम क्या होता है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। सो द आयुपैक, राइट, IUPAC, राइट, द आयुपैक नेम ऑफ द ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन इज
प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। तो ग्लिसरीन का जो केमिकल नेम होता है या आयुपैक नेम होता है वो प्रोपेन 1,2,3 क्या होता है, ट्राइऑल होता है। जो ग्लिसरॉल होता है उसका प्रयोग किया जाता है कॉस्मेटिक में एज अ मॉइस्चराइजर। तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में मॉइस्चराइजर के रूप में ग्लिसरॉल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो ग्लिसरॉल है उसका प्रयोग वेरियस जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, डायनामाइट हो जाएगा, राइट। तो ग्लिसरॉल का प्रयोग कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है और एक्सप्लोजिव्स में भी किया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन या डायनामाइट में भी जो है ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्लिसरॉल इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स, राइट, सिंथेटिक फाइबर्स, फूड प्रिजर्वेटिव्स, लुब्रिकेंट्स एंड एंटी फ्रीजेस, राइट। तो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल का आयुपैक नेम होता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल और जो ग्लिसरॉल है उसका प्रयोग कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। वेरियस एक्सप्लोसिव्स जैसे नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा, डायनामाइट हो जाएगा और साथ ही साथ इसका जो प्रयोग है प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन या TNT। सी ट्राइनाइट्रोटॉलुइन या TNT इज अ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो TNT क्या होता है, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H2NO2 3CH3। तो ये क्या है, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12NO2 कोष्टक में 3CH3 और इसका प्रयोग भी एक्सप्लोसिव के रूप में किया जाता है। देन क्या हो जाएगा, RDX, रिसर्च डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव हो जाएगा। जो RDX है ये सुपर एक्सप्लोसिव क्या होता है, सॉलिड होता है। मतलब TNT या अदर जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस होते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होता है, RDX होता है। सो RDX इज सुपर एक्सप्लोसिव क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। और RDX का जो फॉर्मूला होता है C3H6N6 क्या होता है, O6 होता है। सो RDX इज सुपर एक्सप्लोसिव सॉलिड और C3H6N6O6 इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। साथ ही साथ इसका केमिकल नेम क्या होता है, साइक्लो ट्राइमेथाइलिन, राइट, नाइट्रामाइन हो जाएगा। तो साइक्लो ट्राइमेथाइलिन हो जाएगा एंड ट्राइनाइट्रा क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। ये इसका केमिकल नेम होता है। और RDX का प्रयोग वर्ल्ड वार सेकेंड में बड़े पैमाने पर हुआ था। साथ ही साथ 1993 में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे उसमें भी RDX का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया था। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। तो फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, HCOOH होता है, राइट। तो केमिकल फॉर्मूला HCOOH होता है, राइट। और जो फॉर्मिक एसिड है इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं एसिड वाले टॉपिक में। तो एसिड का फॉर्मिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH, राइट। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है, मेथोनिक एसिड होता है। इसका केमिकल नाम क्या होता है, मेथोनिक एसिड होता है। और फॉर्मिक एसिड या मेथोनोइक एसिड जो है नेचुरली पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, सो नेचुरली मेथोनोइक एसिड इज फाउंड इन द स्टिंग ऑफ रेड एंड्स, स्कॉर्पियंस एंड बीज। तो बीज है, स्कॉर्पियंस है या जो रेड एंड्स है उनके स्टिंग में जो है मेथोनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो है पाया जाता है। इसका प्रयोग लेदर रिफाइनिंग में किया जाता है, रबर इंडस्ट्री में किया जाता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। नाउ एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो CH3COOH एसिटिक एसिड का जो है केमिकल फॉर्मूला होता है और ये मुख्य रूप से विनेगर में पाया जाता है क्योंकि विनेगर इज दैट 6 to 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो विनेगर इज अ 6 to 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, इसलिए विनेगर में एसिटिक जो एसिड है वो पाया ही जाता है। एसिटिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। देयरफॉर इट इज यूज्ड इन द
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, मेटल एसीटेट, एस्टर एंड क्या हो जाएगा एसीटोन, राइट। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड हो जाएगा, राइट। देखिए जो लैक्टिक एसिड है वो दूध की जो शर्करा होती है वही किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। सो द शुगर लैक्टोज इन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो दूध की शर्करा ही लैक्टिक एसिड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, किसके द्वारा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम के द्वारा। अर्थात जो मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो लैक्टिक एसिड, जो द शुगर लैक्टोज इन मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम, और यही फिर मिल्क को किस में परिवर्तित कर देता है, कर्ड में परिवर्तित कर देता है। अब अगर हम बात करते हैं एस्पिरिन की, सो वी हैव स्टडीड एस्पिरिन इन द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एस्पिरिन क्या होती है, एनाल्जेसिक्स होती है, राइट। एस्पिरिन इज बोथ एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं, एस्पिरिन इज अ एनाल्जेसिक्स विच मींस दैट एस्पिरिन का पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एस्पिरिन इज एंटीपायरेटिक एज वेल विच मींस दैट एस्पिरिन इज आल्सो यूज्ड व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। सो टू कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंटीपायरेटिक ड्रग और एस्पिरिन इज टेकन। तो एस्पिरिन का एनाल्जेसिक्स के रूप में, पेन किलर्स के रूप में तथा एंटीपायरेटिक टेबलेट के रूप में जो है एस्पिरिन को लिया जाता है। एस्पिरिन इज ऑब्टेन्ड नेचुरली फ्रॉम द बार्क ऑफ बिलो ट्री। नेक्स्ट हो जाएगा एस्पार्टेम या AMP कहते हैं, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट हो जाएगा, राइट। अब केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में हमने ये पढ़ा था, ये देखिए दोज हु हैव टू कंट्रोल द कैलोरी, राइट, दोज हु हैव टू कंट्रोल द कैलोरी, और जिनको डायबिटीज की क्या है समस्या है, सो दोज हु आर डायबिटिक पेशेंट एंड हु हैज टू कंट्रोल द कैलोरी, उनको आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट के रूप में जो है एस्पार्टेम या सैक्रीन का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एस्पार्टेम क्या है, एस्पार्टेम इज आ आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। कैसा होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, स्वीटनर होता है। अब देखिए जो सुक्रोज होती है, राइट, सुक्रोज विच इज फाउंड इन शुगर केन, राइट, या शुगर, तो जो नेचुरल सुक्रोज होता है उसकी वजह से कैलोरी इनटेक क्या होता है, इंक्रीज होता है। साथ ही साथ डायबिटिक पेशेंट जो है उतना कैलोरीफिक जो है फूड को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, इसीलिए टू कंट्रोल द कैलोरी, राइट, और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में एस्पार्टेम को ही क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में इसका प्रयोग लिक्विड एवं बेवरेजेस में सुक्रोज की जगह पर जो है किया जाता है। तो सुक्रोज और नॉर्मल शुगर की जगह पर आर्टिफिशियल स्वीटनर के रूप में एस्पार्टेम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज यूरिया विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये 5 मार्कर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखिए द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 और कार्बन हैज अ चेन प्रॉपर्टी एज वेल विच मीन्स दैट कार्बन अन्य एटम से चेन रिएक्शन करता है और उसकी वजह से कार्बन के जो कंपाउंड है वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन जो है हमेशा पाया ही जाता है, राइट। सो कार्बन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर इट वाज कंसीडर्ड दैट कार्बन के जो कंपाउंड है वो हमेशा नेचुरल या लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही जो है प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात कार्बन के जो कंपाउंड है उनको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, राइट। सो यहाँ पर हम ये समझ चुके हैं कि कार्बन के कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होते हैं, क्यों, क्योंकि वैलेंसी 4 होती है और चेन प्रॉपर्टी पाई जाती है कार्बन में। और साथ ही साथ अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड दैट कि कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हो सकते हैं, बट यूरिया वाज द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ कार्बन जिसको प्रयोगशाला में क्या किया गया है, सिंथेसाइज्ड किया गया है, राइट। सो यूरिया इज फर्स्ट, राइट, यूरिया इज फर्स्ट
यूरिया इज फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो यूरिया जो है कार्बन का कंपाउंड है जिसको पहली बार प्रयोगशाला में सिंथेसाइज किया गया था। अब यूरिया क्या होता है? यूरिया इज अ वाइट क्रिस्टलाइन नाइट्रोजियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यूरिया वाइट क्रिस्टलाइन नाइट्रोजियस कंपाउंड होता है जिसका प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, राइट। सो इट इज क्रिस्टलाइन नाइट्रोजियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर्स। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 46.6% होता है, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर बेंजीन। अच्छा, कार्बन का जो केमिकल फॉर्मूला है वो भी आप याद रखें, NH2CO NH2। नेक्स्ट हो जाएगा बेंजीन। बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6 होता है एंड बेंजीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका ये फर्स्ट मेंबर होता है। सो बेंजीन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, अगर 3 नंबर में ये प्रश्न आता है बेंजीन, तो हम पहला तो उसका फॉर्मूला ही लिखेंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6, देन इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। या फिर हम फॉर्मूला लिखने के बाद में सीधा उसका यूजेस भी लिख सकते हैं। Benzene is used in manufacturing of plastics, dyes or medicines, DDT. Clear? So the chemical formula of benzene is C6H6. It is aromatic, right? It is aromatic substance and which is used in plastic, dyes and medicine and DDT. Next हो जाएगा यहाँ पर DDT. DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। So the full form of DDT is dichloro diphenyl trichloro क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा, राइट। इट इज नॉन रिड्यूसिंग एंड क्या हो जाएगा? इनसोल्यूबल इन क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। तो इसका अपचयन नहीं होता है, साथ ही साथ ये वाटर में क्या होता है? इनसोल्यूबल होता है। तो DDT इज नॉन रिड्यूसिंग एंड इनसोल्यूबल इन वाटर। और जो DDT है इसका प्रयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है, राइट। तो DDT इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड के रूप में DDT का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। बट प्रॉब्लम इज दैट DDT इज नॉन रिड्यूसिंग और नॉन इंसोल्यूबल होता है। इसीलिए जैसे ही DDT को पेस्टिसाइड के रूप में खेतों में छिड़काव किया जाता है, ये हमारे फूड चेन में क्या करता है? इंटर करता है और फूड चेन को क्या कर देता है? पोल्यूट कर देता है, राइट। देयरफॉर DDT का जो यूज होता है, राइट, इट्स यूज बीइंग लिमिटेड बिकॉज इसका जो यूज है वो एनवायरनमेंट पर क्या करता है? नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, राइट। तो DDT का फुल फॉर्म हुआ डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। इसका प्रयोग पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है, बट प्रॉब्लम इज दैट इट इज नॉन रिड्यूसिंग। ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, इनसोल्यूबल होता है, इसीलिए यह एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, right? So in this way we have studied the compounds of carbon as well. और इसके साथ ही we have finished our unit 2 of paper 3. So we have studied chemistry which is unit 2 of paper 3. In next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.